सुबह से हम लगातार बने हुए हैं विधानसभा चुनावों के रुझानों को लेकर आपके बीच लाने के लिए। विधानसभा चुनाव के संदर्भ में लगातार सिलसिला जारी है। तस्वीर कमोबेश साफ है गुजरात के संदर्भ में कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने जा रही है। इतनी सीटें जीत रही है जिसकी खुद भाजपा ने भी उम्मीद नहीं की। गुजरात के इतिहास में इस तरीके का रुझान पहले कभी देखने में नहीं आया। 1985 के दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 149 सीटों पर जीत हासिल की थी। जानने में दिलचस्पी केवल इतनी रह गई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2022 में इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगी। जो नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए वो भूपेंद्र पटेल करके दिखा रहे। गुजरात के संदर्भ में स्थिति यह है। हिमाचल के संदर्भ में राज और रिवाज के बीच में संघर्ष था। रुझान रिवाज के पक्ष में आ रहे हैं। रिवाज ये रहा है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आती। इस बार भी लगभग वैसा दृश्य बनता दिख रहा है। अंतर बहुत कम है लेकिन कांग्रेस बरकरार है, भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिख रही है। भाजपा के लिए अपने आप में मायूस करने वाली है और कांग्रेस को इसलिए उत्साहित करने वाली है कि एक लंबे अंतराल के बाद आखिरकार एक राज्य के पास कब्जे में आता हुआ दिख रहा है। जहां तक उपचुनाव के संदर्भ में बात करें तो उपचुनावों के संदर्भ में भाजपा के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण सीटें थी। एक जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद लोकसभा की सीट खारिज हुई थी, उस पर मुलायम की बहू प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। तकरीबन 1 लाख मतों से आगे चल रही है। वही दूसरी सीट आजम खान के संदर्भ में तो वहां से उनके खास अभी आगे चल रहे हैं। राजस्थान में सरदार शहर सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी आगे चल रहा है। भाजपा बड़ी उम्मीद के साथ है 2023 में कि हम राजस्थान जीतेंगे। उस उम्मीद को झटका लग रहा है क्योंकि सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत के बीच में कांग्रेस चुनाव में जीतती हुई दिख रही है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कमाल होता है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद के साथ है कि वह 2023 चुनाव जीतेगी ही। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रभारी ओम माथुर पिछले दिनों जब रायपुर आए थे तो बोले थे कि मैं कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं मानता। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा को शायद कोई चुनौती नहीं मान रही है। हालत यह है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले पीछे ही नहीं चल रही है बल्कि तीसरे नंबर पर चल। अपने आप में चौंकाने वाली घटना है। सावित्री मंडावी आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम तीसरे नंबर पर है। सर्ववादी समाज का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है। तो इस प्रकार के हालात हैं। इन हालातों पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हमारे साथ में भूपेंद्र गुप्ता जी हैं। साथ ही हमारे साथ में आम आदमी पार्टी जो इस चुनाव में क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने जा रही है, उस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर संदीप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र गुप्ता जी से करते हैं। भूपेंद्र जी, गुजरात में हार नहीं रहे, बुरी तरीके से हार रहे, हिमाचल में जीतते दिख रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जो लोकतंत्र है का जो निर्णय है वो सिरोधार्य होता है, अंतिम फैसला होता है। बहुत संभव है कि देश में महंगाई लोगों को महसूस हो रही हो, लेकिन जो है गुजरात के लोगों को महंगाई नहीं अच्छी लग रही है। वहाँ हो सकता है कि गुजरात में बेरोजगारी ना हो जनता की नजर में, हो सकता है वहां पर किसान ना मर रहा हो जनता की नजर में, चारों तरफ अमन चैन हो, नोटबंदी से हो सकता हो वहां पर नोटों की बरसात हुई हो। ये सारी चीजें संभव है वहां की जनता के दृष्टिकोण से, और उनने जो है सोचकर ये फैसला लिया होगा। और भूपेंद्र पटेल जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने वो कर दिखाया जो मोदी जी भी नहीं करके दिखा सके। तो ये चमत्कार जो है, इस चमत्कार को सलाम करना पड़ेगा। और ये संभव है। अब तो देश की जो है आय बढ़ाने के लिए अगर जो है गुजरात में 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो सकता है और वहाँ महंगाई महसूस नहीं होती है तो कर देना चाहिए। इससे देश की आमदनी बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा। तो भूपेंद्र गुप्ता जी की काफी व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया है। हिमाचल के संदर्भ में भी कुछ कह रहे थे क्या भूपेंद्र जी? हिमाचल के जो परिणाम है, हिमाचल के परिणाम भी अभी सरकार हमारी बनती दिख रही है, लेकिन वहां पर सरकार को कितने दिन बर्दाश्त करेंगे जो 14 की सरकार बनाने वाले लोग। ये भी एक बड़ा निर्णायक क्षण है लोकतंत्र के जीवन में कि जो भारत ने जिस लोकतंत्र को स्वीकार किया है
उसमें सरकारें अल्पजीवी होंगी, दीर्घजीवी होंगी, इसका फैसला कोई और करता है। इसका फैसला जनता नहीं करती। इसका फैसला जो है जनता का मत नहीं करता है। और ये समय का चक्र भी देखने केवल ये बाकी है। और हमें उम्मीद है कि हमारी लगभग 36 सीटें जो है वहां पर आएंगी। हिमाचल में सरकार बनेगी। तो भूपेंद्र जी उत्साहित होने के स्थान पर आशंकित दिखाई दे रहे हैं हिमाचल में बढ़त बनाने के बाद भी। गिरिजा शंकर जी मेरे साथ में। गिरिजा शंकर जी, आपका पहला प्रतिक्रिया अब तक के रुझानों को लेकर। यदि हम दोनों राज्यों और उपचुनाव को देखें तो बीजेपी के लिए खुश होने की बात केवल गुजरात है, जहां पर उसको इस तरह की सफलता मिल रही है। और उसमें भी मैं नहीं समझता कि इसका श्रेय बीजेपी को दिया जाना चाहिए। इसका श्रेय जो है वो कांग्रेस को दिया जाना चाहिए। चुनाव शुरू होते ही लगातार ये बात हर कॉर्नर पे उठती रही कि कांग्रेस चुनाव से नदारद है, लेकिन कांग्रेस ने इसको नोटिस नहीं किया, बल्कि इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया कि हम लो प्रोफाइल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वॉकओवर बीजेपी को कांग्रेस ने दिया है गुजरात में, ये उसका परिणाम है। जैसा आपने कहा कि जो परिणाम आए हैं, कांग्रेस तो छोड़ बीजेपी को भी उम्मीद नहीं होगी इतनी सीटें उसको मिल जाएंगी। लेकिन यदि गुजरात के बाहर देखें, जो एमसीडी के चुनाव हुए दिल्ली में उसको देखें, या हिमाचल को देखें, या बाई इलेक्शन को देखें, तो वहां पर बीजेपी कुछ खास करते हुए नजर नहीं आती। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू का सवाल है, तो लोकसभा चुनाव में तो 2 बार उन्होंने ये साबित किया है उनका जादू चलता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में गुजरात को छोड़कर किसी और राज्य में नरेंद्र मोदी का जादू चला हो, ऐसा इन 8 सालों में देखने को नहीं मिला। उन्हीं की जादू के चलते ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकारें नहीं बन पाई। दिल्ली का जो अभी चुनाव हुआ एमसीडी का, जिसको कि बहुत राष्ट्रीय चुनाव के रूप में बीजेपी ने उसको हाइप दी थी, वहां भी उनको कोई सफलता नहीं मिली। हिमाचल में लगभग 5 या 7 बड़ी सभाएं नरेंद्र मोदी ने की थी, लेकिन वहां उस तरह की सफलता मिलते नहीं दिख रही है जो बीजेपी, जो गुजरात में है। और गुजरात में जो सफलता बीजेपी को मिल रही है, उसका पूरा का पूरा श्रेय न आपको है न किसी और को है। ये पूरी तौर पर इसका श्रेय कांग्रेस को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने पूरी तौर पर वॉकओवर दे दिया बीजेपी को। तो गिरिजा जी, आप जो गुजरात के संदर्भ में कह रहे हैं, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिल रहा है, इसे भूपेंद्र पटेल की जीत के रूप में देखेंगे या नरेंद्र मोदी की जीत के तौर पर देखेंगे? क्या आप नहीं मानते हैं कि प्रधानमंत्री होते हुए भी गुजरात के चुनाव में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सक्रिय थे, वो कमोबेश ऐसा था कि जैसे नरेंद्र मोदी के लिए ये जीत हार का प्रश्न है, भूपेंद्र पटेल की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। एक सवाल। दूसरा ये जानना चाहता हूं कि केवल आप कांग्रेस को इसके लिए श्रेय देना चाहेंगे या आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने भी कांग्रेस को इस हालत में पहुंचा दिया? सत्ता विरोधी वोटों के बंटवारे के लिए जो भाजपा ने मेहनत की थी, उस कोशिश में सफल रही भाजपा? इस रणनीति पर भी कुछ नहीं कहेंगे? देखिए, जहां तक भूपेंद्र पटेल का या जो गुजरात के जो प्रांतीय नेता है उनका सवाल है, तो उनको तो वैसे ही हाशिए में कर दिया गया था। और इस बार का चुनाव हिमाचल में हो चाहे गुजरात में हो, प्रधानमंत्री का जो भाषण था नरेंद्र मोदी का, उसमें उन्होंने यही कहा था कि आप भूपेंद्र पटेल को या जो हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर, उनको या किसी और को मत देखिए, आप मुझे देखिए, आप मुझे वोट दीजिए। तो ये तो चुनाव में उन्होंने अपने नाम पर अपने लिए वोट मांगा था। और गुजरात में वैसे भी आप देखेंगे कि जब गुजरात छोड़ के गए नरेंद्र मोदी, तो आखिरी जो चुनाव था उनके रहते हुए, उसमें 115 सीटें बीजेपी को मिली थी जी। सबसे बड़ी जीत जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुई थी वो 2002 की गोधरा कांड के बाद, जब 127 सीटें मिली थी। आप ये देखिए कि 2002 के चुनाव से लेकर 2022 के चुनाव तक आप हर चुनाव में पाएंगे कि जो बीजेपी को जीत मिलती रही है, उसमें बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो कांग्रेस का रहा है। और कांग्रेस ने जब किलर इंस्टिंक्ट के साथ चुनाव लड़ा, जो पिछला चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो बीजेपी को सरकार बनाना मुश्किल हो गया था। यदि हम देखें तो 2017 के चुनाव के जो परिणाम थे, उसने 2022 के चुनाव परिणाम की स्क्रिप्ट जो है वो लिख दी थी। यदि 70 सीट जीतने के बाद कांग्रेस पूरे 5 साल यदि बीजेपी वहां गुजरात में पूरी सक्रियता के साथ काम करती, तो ये बहुत संभव था कि इस चुनाव में वो सरकार बनाने की हालत में होती। लेकिन पूरे 5 साल जो है वो बीजेपी कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई, कोई नेता नहीं। आप देखिए 22 के चुनाव में
जो प्रभारी हैं इनके कांग्रेस के अशोक गहलोत जी, वो अपने राज्य में अपनी पार्टी के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको गुजरात से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई बड़ा नेता गुजरात में टिक के बैठा हो और पूरे चुनाव का संचालन किया हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ये बात चुनाव की शुरुआत के समय नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री ये महसूस किया था कि इस चुनाव में बड़ी चुनौती कांग्रेस की हमारे सामने हो सकती है, और उन्होंने इस बात को लेकर आगाह किया था अपनी पार्टी को कि कांग्रेस को आप हल्के में मत लीजिए। लेकिन कांग्रेस ने, मुझे नहीं मालूम कि कारण क्या है, ये कांग्रेस के नेता बता पाएंगे कि उन्होंने गुजरात में चुनाव लड़ा ही नहीं। और ये बार बार कहा गया, हर हर फोरम पे बात कही गई कि कांग्रेस कहां है, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। जाहिर है कि उसका परिणाम ये हुआ कि नरेंद्र मोदी को जो अपने नाम पर वोट मांग रहे थे, कांग्रेस के एब्सेंस का बड़ा फायदा उनको मिला। जहां तक सवाल आपका है, तो आपको गुजरात में जाने का जो पर्पस था, उनको मालूम था गुजरात में सरकार बनाने लायक उनको सीटें नहीं मिलनी है, उनको बड़ी सफलता नहीं मिलनी है। उनके सामने जो लक्ष्य था वो था कि 10% से ऊपर वोट हासिल करना, सीटें चाहे जितनी भी मिले, ताकि उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको मिल जाए। उसमें पूरी तौर पर सफल रहे। आज आप देखिए पूरी भारतीय राजनीति में जो एक क्लियर इंस्टिंक्ट होती है कि चुनाव हमें जीतना है, इस भावना के साथ जो बीजेपी के अलावा यदि कोई पार्टी काम कर रही है तो वो केवल आप पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। उसके अलावा किसी पार्टी में इस तरह का क्लियर इंस्टिंक्ट देखने को नहीं मिलता कि जिसमें वो ऐसा लगे कि हमको हर हाल में चुनाव जीतना है। और इसका फायदा आप पार्टी को मिला। आप पार्टी से कोई बहुत जो बीजेपी को नुकसान हुआ हो, फायदा हुआ हो, ऐसा नहीं है। बीजेपी के वोट करीब 6-7% बढ़े हैं, तो उसके वोट तो कटे नहीं। और जो कांग्रेस और आपके वोट को मिला भी दें तो कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती कि जिसमें इसका वोट बंटने का फायदा बीजेपी को मिला हो, ऐसा मान रहे हैं। मेरे साथ में भूपेंद्र जी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, गिरिजा शंकर जी का आकलन आपके मन को कितनी पीड़ा पहुंचा रहा है? नतीजे पहुंचा रहे हैं नहीं पहुंचा रहे हैं तो अलग विषय। सवाल इस बात को लेकर है कि 2017 में कांग्रेस ने एक जीवटता का परिचय दिया था गुजरात में। भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबवा दिए थे। 5 साल का समय था। 5 साल में कांग्रेस ने किया क्या? जीते हुए लोगों ने भाजपा का दामन थामने के अलावा। नतीजा यह है कि आज जनता ने आपसे अपना दामन झटक लिया। 2017 में ही दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी ने वहां पे दूसरे नंबर की हैसियत हासिल की थी। 5 साल काम किया। नतीजा ये रहा कि भाजपा को घर बिठा दिया और आपका बहुमत आ गया। क्या आप नहीं मानते कि 137 साल पुरानी पार्टी एक 10 साल पहले अस्तित्व में आई हुई पार्टी से भी पीछे रह जा रही है? क्या कहते हैं आप इस हालत को लेकर? अभी भी आप महंगाई या इन्हीं को लेकर अपना दुख व्यक्त करेंगे? इसमें दुख और सुख की बात नहीं है, ये एक पूरी की पूरी प्रक्रिया। जो रणनीति हमारी थी, रणनीति सही थी। हमारे पास कोई आकर्षक नहीं था। पार्टी निश्चित रूप से रणनीति की दृष्टि से कोई चूक नहीं थी, ये भूपेंद्र जी आप कह रहे हैं। गुजरात को लेकर भी आप इतने डरे हुए हैं, इतने आशंकित है। बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, पर फिर भी आपको ये भरोसा नहीं कि हमारी सरकार बन पाएगी, और बन पाएगी तो रह पाएगी। अपने नेताओं के प्रति इतना विश्वास किस लिए? नेताओं के प्रति नहीं है, ये जो है सामने वाले लोगों के प्रति हमारा जो है ये है कि उनकी जो है एक नीति का हिस्सा है। आप बताएं कि जो है गुजरात में तो सरकार उनकी थी, जिसके बाद 20 हमारे जो है लोग मंत्री बने बैठे थे उनकी सरकार में। ये क्यों किया है उन्होंने? इस करने के पीछे कोई नियत है, कोई सोच है, कोई तरीका है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था तो नहीं है, और इस पर विश्वास अविश्वास की बात भी नहीं है। आज गुजरात में तो ये स्थिति नहीं थी कि उनको सरकार बनाने के लिए काम करना। मध्य प्रदेश में तो सरकार बनाने के लिए उनने तोड़फोड़ की, गुजरात में किस लिए?
ये सवाल खड़ा करना पड़ेगा। और देश का अगर ये सवाल नहीं है तो जिस दिशा में जा रही है भारत की राजनीति उस दिशा में जाएगी। यही काम अंग्रेज करते थे। तो वो कोई बहुत बड़ा ऐसा वो नहीं है कि कोई महान काम हो रहा है और कोई जो है चीजें घटित हो रही। परिणाम जरूर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। कांग्रेस आत्मचिंतन करेगी, लेकिन ये परिणाम आए कैसे, ये परिणाम क्यों आए, एक बृहद विश्लेषण का विषय। अगर देश के अंदर जो है से सीमा पर जवान मर रहा है, खेत में किसान मर रहा है और बेरोजगारी से नौजवान मर रहा है, इसके बाद अगर कोई विषय देश में नहीं है तो इस पर निश्चित रूप से पूरे देश को विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस को भी विचार करने की जरूरत है कि आखिर ये विषय क्यों नहीं है देश। आज पूरा आप गुजरात के जितने जो लोगों को देखें, मेरे तो सैकड़ों लोग वहां परिचित हैं, बातचीत होती है, वहां महंगाई जो है सबसे बड़ा विषय था। और अगर जो है केवल इसलिए कि मान लीजिए कांग्रेस जो है 15 दिन पहले तो वहां से आप भी भाग गई, चुनाव में थी नहीं, आप पार्टी ने वहां जो है 15 दिन पहले अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया था। लेकिन ये जो सारी व्यवस्था हो रही, कांग्रेस को आप दोष दे सकते हो, लेकिन जो है ये जो दोष है, ये परिणाम किस दिशा में ले जा रहे हैं इस पर भी विचार होना चाहिए। हम तो सिरोधार्य करेंगे कि साहब जो इसमें भी विचार होना चाहिए, लेकिन भूपेंद्र गुप्ता की बात कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच गई है। भूपेंद्र गुप्ता जी की चिंताओं से कांग्रेस हाईकमान वाबस्ता है। इसीलिए खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का ऑब्जर्वर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए मुख्यमंत्री चुने जाने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार अधिकारी बनाए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और हिमाचल की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी, तीनों दिल्ली से हिमाचल के लिए रवाना हो रहे हैं और वो सुनिश्चित करेंगे ताकि अगर बहुमत मिलता है तो कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के साथ ही बने रहे और सरकार बन पाए। ये लेटेस्ट अपडेट हमारे पास में है। दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, जहां पे उपचुनाव चल रहा है भानु प्रतापपुर का। भाजपा के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति चल रही थी कि जिस भाजपा को उम्मीद है कि 2023 में हम सत्ता में आएंगे, वो तीसरे नंबर पे थी। अभी जो ताजा रुझान है 9वें राउंड के बाद, वो बता रहा है कि भाजपा तीसरे से दूसरे नंबर पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को 15,778 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 30,196 है, आदिवासी समाज को 15,227 वोट है, कांग्रेस 14,418 वोटों से आगे है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थिति हमें मिल रही है। हमारे साथ में संदीप नासेवर जी जुड़ गए हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आम आदमी पार्टी इन दोनों राज्यों को लेकर बड़े दावे कर रही थी। गुजरात में तो उसने सीएम कैंडिडेट भी उतारा हुआ था, पर जहां अरविंद केजरीवाल बता रहे थे हम 93 सीटें जीत रहे हैं, वहां पर दहाई पर भी नहीं पहुंच रही आप। और हिमाचल प्रदेश, पंजाब से जुड़ा हुआ प्रदेश, वहां पे आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल रही है। संदीप नासेवर जी, सरकार बनाने का दावा, दहाई तक पहुंचने के लाले, क्या कहते हैं अपने दावों के संदर्भ में और इस जमीनी हकीकत के संदर्भ में? अभी बहुत समय लगेगा। देखिए डॉक्टर साहब, हम पूरे देश की सबसे छोटी पार्टी हैं जी। मात्र 10 साल पहले देश में राजनीति करने के लिए आए और इतना प्यार इतने कम समय में हम लोगों को मिला है और आज राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है जी। तो ऐसे में हम तो ये मानते हैं हमारे लिए तो बहुत ऐतिहासिक दिन है कि इतनी बड़ी बड़ी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी तरफ सबसे पुरानी पार्टी, उनके मुकाबले में आज देश की जनता ने जितना प्यार हम लोगों को दिया है, हम तो उसके लिए आज ये मानते हैं कि भी आप लोगों को भी हमारे को बधाई देनी चाहिए कि भाजपा के गढ़ में जाके भाजपा के लिए जो वहां पे किसी का कोई स्थान नहीं था, वहां हम लोगों ने अपना स्थान बनाया है और जिस तरीके से वहां की जनता ने हम लोगों को प्यार दिया है, उसके लिए हम तो गुजरात की जनता को विशेष धन्यवाद ही देते हैं और राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रहे हैं, इस बात का हम लोगों को बहुत गर्व भी है और खुशी भी है। आपको बधाई, आप राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रहे हैं, पर भाजपा ने भी आपको कोई बधाई दी है, धन्यवाद दिया है इस बात के लिए कि आपने गुजरात में उसके प्रचंड बहुमत के लिए व्यवस्था की, आपने जिस तरीके से चुनाव में मौजूदगी दर्ज कराई, सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा किया, खुद सीट हासिल नहीं की है पर कांग्रेस को भी सीट हासिल नहीं करने दिए, इसके लिए कुछ धन्यवाद भाजपा मुख्यालय से आपको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा इस पे भी तो बताएं। डॉक्टर साहब, भाजपा तो मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा अगर आज किसी से घबरा रही है तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से घबरा रही है, क्योंकि ये लोग बार बार डिबेट में आपके यहाँ पर भी मैंने 2-3 बार सुना कि इन लोगों के दिमाग में यह था भी हम सिर्फ कांग्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं,
दिल्ली में हमने भाजपा का 15 साल का शासन जहां पे था उनको रिप्लेस किया है, तो इसलिए भाजपा का वो दिन दूर नहीं है जब भाजपा की स्टेटों में हम भाजपा को जाके हराएंगे जी। तो इसलिए वो बधाई तो नहीं देंगे, वो तो डरे हुए हैं हम लोगों से। दिल्ली में आपने सुना होगा, दिल्ली में इन्होंने कहा है कि जी जीत आप गए लेकिन मेयर हमारा बनेगा जी। तो इनकी घबराहट है। अभी तो बधाई तो देने की स्थिति में मैं समझ रहा हूँ भाजपा अभी तो गुरूर में है, तो इसलिए अभी तो जनता संजीव नसीह जी को बड़ा दुख है गिरजा शंकर जी कि भाजपा ने उन्हें बधाई नहीं दी, पर क्या आप कांग्रेस की इस पराजय में आपकी कोई भूमिका को देख रहे हैं? मैं वापस लौटता हूं इस संदर्भ में कि भारतीय जनता पार्टी 150 से भी ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है गुजरात में। कांग्रेस का अपना नकारापन, कांग्रेस की अपनी बेरुखी, कांग्रेस की अपनी अंदरूनी राजनीति, अशोक गहलोत का सचिन पायलट के साथ उलझना, ये तमाम कारण अपनी जगह, पर क्या उसके साथ आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने गुजरात की जनता को कहीं भ्रमित किया, जिसका नतीजा भाजपा के प्रति इतने बड़े जनादेश के तौर पर है? या आप इस आकलन के साथ हैं कि नरेंद्र मोदी का कद, नरेंद्र मोदी की शख्सियत सर चढ़ के बोलती है, लिहाजा कोई कुछ भी कहे पर गुजरात मोदी के खिलाफ नहीं जा सकता? देखिए, जिस मोरबी में इतना बड़ा हादसा हुआ, जिस मोरबी के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कोशिश की, उस मोरबी में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रहा है। क्या कहते हैं गिरिजा जी? देखिए, नरेंद्र मोदी की अपनी जो लोकप्रियता है गुजरात में खासकर, वो निर्विवाद है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और नरेंद्र मोदी लगातार इस बात की कोशिश भी करते रहते हैं कि वहां जो भी सरकारें बने, जो मुख्यमंत्री बने और बाकी जब बने, वो बहुत डमी जैसे हों और सारा कुछ जो है वो नियंत्रण उनके हाथों में हो। आपने मोरबी का जिक्र किया, आप 2002 का चुनाव देखिए ना जी। गोधरा कांड के तुरंत बाद होने वाले चुनाव में बीजेपी को अब तक के 95 से लेकर अब तक के सबसे अधिक सीट 127 मिली। अब इसके पीछे कारण देखिए, मोरबी या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती हैं, बशर्ते जो अपोजिशन पार्टी है उसको मुद्दा बनाने की हैसियत में हो। जब अपोजिशन पार्टी उसको मुद्दा नहीं बनाएगी तो यही मुद्दा जो है सत्ताधारी दल को एक वरदान के रूप में मिल जाता है। 2002 में केवल एक लाइन का जो बयान है, मौत के सौदागर, उसने गोधरा कांड के होने वाले नुकसान से बीजेपी को बचा लिया और उस एक लाइन से बीजेपी 127 सीटों के साथ सरकार बनाती है। तो जो बीजेपी को एडवांटेज है, वो एडवांटेज कहीं पर कांग्रेस तो कहीं दूसरे दल, जैसे आपने कहा कि आपकी उपस्थिति, ये इन तमाम चीजें उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं और बीजेपी को अपनी सफलता को मल्टीप्लाई करने में मदद मिलती है। नरेंद्र मोदी की अपनी जो लोकप्रियता है, जो अपना जो प्रभाव है, जैसे मैंने पहले कहा, गुजरात को छोड़ दे तो बाकी राज्यों की राजनीति में या विधानसभा चुनाव में मोदी का कोई जादू देखने को नहीं मिलता। लोकसभा चुनाव, जहां पर विधानसभा चुनाव में भी मोदी का जादू देखने को मिलता है और इस बार जो मोदी का जादू दिखा है, उस मोदी के जादू को और बड़ा बनाने में बड़ी भूमिका कांग्रेस ने निभाई। वरना कांग्रेस गुजरात में इतिहास में सबसे कम सीटों पर आने के लिए क्या अपने आप को ही इसको जिम्मेदार मानना पड़ेगा, उसके लिए कोई और कारण नहीं है। गिरिजा शंकर जी तो कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और भूपेंद्र गुप्ता जी बाकी चीजों के संदर्भ में जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जानने में दिलचस्पी है भूपेंद्र जी आपसे, आपकी पार्टी का सबसे ज्यादा भरोसा किस पे? राहुल गांधी पे। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव 2022 का चुनाव 2024 के आम चुनाव की दिशा तय करेगा, ये तमाम राजनीतिक प्रेक्षक मानते थे। ऐसे चुनाव के प्रति कांग्रेस की ये बेरुखी, ये दूरी, राहुल गांधी का महज औपचारिकता पूरा करना, क्या आप नहीं मानते हैं? क्या अभी आप लोगों का नजरिया राजनीति करने का नहीं, एक सामाजिक संगठन के तौर पर काम करने का हो गया है? आम आदमी पार्टी के लिए आपने जगह खाली कर दी है, आपने खाली कर दी, वो भर रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, ये एक विश्लेषण है और हो सकता है कि ये विजय शंकर जी को ऐसा लगता हो। कोई भी पार्टी किसी के लिए स्थान खाली नहीं करती है, लेकिन परिणाम जो है, जो कहेंगे वो तो अपनी जगह इस पर सार्वजनिक है, उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। जो जनता ने वर्डिक्ट किया उसको हम स्वीकार करते हैं और जो कुछ ना कुछ त्रुटियां, कमियां किसी अगर हमारे कैंपेन में रही हैं या जो गिरिजा शंकर जी इंगित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी इस पर विचार करेगी।
तीसरी चीज ये है कि जहां तक राहुल जी की यात्रा का सवाल है, ये पहले दिन से स्पष्ट था कि राहुल जी की यात्रा एक जिस मकसद के लिए है, उस मकसद पर वो आगे बढ़ रहे हैं, उन लोग उनसे जुड़ रहे हैं। ये उनसे नहीं जुड़ रहे हैं, उस विषय से जुड़ रहे हैं और राहुल जी उसको जो है परिभाषित कर रहे हैं। आज देश में इस बात से कौन इनकार कर सकता है? राजनीतिक परिणाम जो भी आए, चुनावी परिणाम जो भी आए, उन्हें अलग रखते हैं, तो कौन व्यक्ति इस बात से इनकार कर सकता है कि देश में नफरत नहीं फैलाई जा रही, देश में घृणा नहीं फैलाई जा रही, देश में जो है पूंजी का एकत्रीकरण नहीं हो रहा है, देश में जो है गरीबी बढ़ रही है, महंगाई से लोग जो है त्रस्त हैं, बेरोजगारी इस शिखर पर है जिसके लिए सरकार को, देश को चिंता ही नहीं है। तो ये अगर सवाल, इन सवालों के लिए लेकर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये सवाल देश के सवाल, और इसमें हम चुनाव में हार जाएं, जीत जाएं, किसी भी देश के जीवन में जो है किसी पार्टी के जीतने हारने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। देश हार रहा है कि जीत रहा है, बड़ी सवाल है। और उस दृष्टि से अभी गिरिजा शंकर जी ने कहा है कि ये जादू पूरे देश में क्यों नहीं चला जी। हर जगह से। अरे एक जगह उड़ीसा का चुनाव था, वहां बीजेडी आगे, आरजेडी आगे, बिहार में आगे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है। तो ये किसी भी राज्य में उनको जो है, इवन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सफलता नहीं मिल रही। तो ये सोच जो है, इसको फैला के अगर हम देखेंगे, हमारे इंजीनियरिंग में इसको बोलते हैं सरफेस को हम खोलते हैं, जब किसी चीज को फैला कर देखते हैं तो कुछ विषय और कुछ चीजें अलग तरह से भी दिखाई देती। एक सोच वो सही है जो गिरिजा शंकर जी देख रहे हैं, बिल्कुल वो तो परिणामों से स्पष्ट हो रहा है जी। लेकिन सामने जो बात मैं कर रहा हूँ वो बात ये है कि देश को भी तो ये कहीं तय करना पड़ेगा, और राहुल जी की यात्रा का इससे कोई संबंध नहीं। संबंध उनका जिन विषयों से है, उन विषयों पर जनता अपना जो है समझ, अपना सोच और अपना जो है समर्थन दे रही है, और वो समर्थन सबको दिखाई पड़ रहा है। जब दल के संदर्भ में बात करते हैं, आप देश के संदर्भ में बात करना चालू कर देते हैं। देश में ये तमाम चीजों के संदर्भ में आप पहलू जो बता रहे हैं, सारी बात से इत्तेफाक है, पर इसका जवाब देने की अगर बात आती है तो लोगों का भरोसा कांग्रेस पे नहीं, दूसरे दलों पर जाता है। देश की राजधानी में कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई है नगर निगम चुनाव को लेकर, क्या कहते हैं आप? क्या अभी भी आप मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी हालत जरूरत से ज्यादा खराब है? हमारी हालत बिल्कुल खराब नहीं है। एक प्रोपेगेंडा के तहत हम जो है उसको काउंटर करने की हमारी अभी परिस्थिति पैदा नहीं हुई है, लेकिन वो होगी पैदा। और आप देख सकते हैं हमारी यात्रा को जो है कहाँ पर स्थान मिल रहा है, जनता के बीच में स्थान मिल रहा है। बाकी तो कोई दिखा भी नहीं रहा कि देश में ऐसी कोई घटना घटित हो रही है। तो इन परिस्थितियों से दो चार देश भी हो रहा है, हम भी हो रहे हैं। कहीं हमारी वीकनेस है। लोग आजकल हमसे ये कहने लग गए हैं, कांग्रेसियों से लोग कहते हैं कि आप इतने साल सत्ता में थे, आपने क्यों नहीं मीडिया खरीद लिया, आपने क्यों नहीं गोदी मीडिया बना लिया। आप सोचो, जो लोग हमसे अपेक्षा करते थे कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, वो आज हमें सुझाव देने लग गए कि आपको भी भ्रष्ट होना चाहिए था, आपको भी इतना धन संग्रहित कर लेना चाहिए था, तो आप भी खरीद लेते। ये देश में ये भी एक सोच का एक नया तेवर है, नई धारा ये बहनी शुरू हो गई है। ये क्या कम अलार्मिंग है? और इस अलार्म को अगर हम नहीं सुनेंगे, सारे लोग, किसी भी पार्टी को, चाहे बीजेपी के अंदर, चाहे कांग्रेस के अंदर, चाहे आपके अंदर, या किसी भी पार्टी, अगर हम इस अलार्मिंग सिचुएशन को नहीं सुनेंगे तो जो होना है वो तो अब स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। ये ऊपर से दिखाई दे रहा है कि मेरे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से धनंजय गिरी जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, क्या करूं? अब बधाई दूं, सहानुभूति दूं, गुजरात के प्रचंड बहुमत की बधाई दूं, हिमाचल में जाती हुई सत्ता के लिए सहानुभूति व्यक्त करूं, उपचुनावों में एक सिरे से सफाया हो रहा है भाजपा का, इसको लेकर ढाढ़स बजाऊं, क्या करें हम? थोड़ा आप बताएं किस नजरिए से देख रहे हैं इन रुझानों को? ये देखने का काम तो आपका है, आप पत्रकार हैं, हम कार्यकर्ता हैं राजनीति के। हमारा काम है कार्य करते रहना, और जनता जैसे ठीक समझती है वैसा हमें आशीर्वाद देती है, जैसा हम काम करते हैं उसका रिजल्ट देती है। असेसमेंट करने का काम आपका है। आपने पूछते ही मैंने सब कुछ कह दिया जो आप कहना चाह रहे थे, उसमें कुछ भी आपने छोड़ा नहीं, सब कुछ आपने अपनी बात कह दी। लेकिन जमहूरियत में सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में यूं ही हाथ सरदारी नहीं आती। और हमारे हाथ जो सरदारी गुजरात की आप देख रहे हैं वो बहुत ही असरदारी के साथ आई है। 27 साल के बाद इतिहास जिस ढंग से रचा जा रहा है और जिस ढंग से जनता में आशीर्वाद दे रही है, सर आंखों पर बिठा रही है, उससे ये पता चलता है
कि हमारे क्या काम हो रहे हैं, किस ढंग से काम हुए हैं और किस ढंग से देश की जनता हमारे साथ रूबरू है, एक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात उठाकर देख लीजिए, आप हिमाचल की बात करें या दिल्ली एमसीडी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी वाइप आउट नहीं होती है कहीं भी उस तरह से जैसे बाकी दल होते हैं। बाकी दल चुनाव के समय होता है, एक दल के बाद जब दूसरा दल आता है तो पहले दल का सुपड़ा साफ हो जाता है। हम अभी भी नेक टू नेक फाइट में हैं और पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, लास्ट मोमेंट जो कहीं ऊंट किस करोड़ बैठेगा, हम कहां तक सफल होंगे या पूरी तरह सफल होंगे, कि जब तक पूरी तरह से रिजल्ट आ नहीं जाते तब तक हमें भी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए और आपको भी कर लेनी चाहिए। गुजरात की जीत के संदर्भ में आपने तमाम फैसले लिए, उन्हें जिम्मेदार माना जा रहा है। ये हिमाचल के संदर्भ में आप लोगों को आत्मग्लानि है कि आपकी गलतफहमी, आपकी खुशफहमी ने ये दिन दिखाने के लिए आपको मजबूर किया? एक साल पहले जनता ने अपना मन जताया था, 4 उपचुनावों में सिरे से भारतीय जनता पार्टी को खारिज किया था। विजय रूपाणी को बगैर परिणाम के आपने घर बिठा दिया, पर जयराम ठाकुर के संदर्भ में जिद पकड़ी, नहीं वही सीएम रहेंगे। कभी भी ऐलान किया आगे भी वही रहेंगे। नतीजा, जनता अपना फैसला दर्शा रही है। क्या आप नहीं मानते जनता की बात सुनने में चूक गए हिमाचल में आप? पहला जो रिजल्ट आया सुबह, वो 20,000 के वोट से जयराम ठाकुर जीते। और जो रिजल्ट अभी आएंगे, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमें पूरे रिजल्ट की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। और ठीक है कि अभी ट्रेंड में पीछे चल रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं है। और राजनीतिक कार्यकर्ता में जब आप कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, आप सरकारी राजनीति से कम सरोकारी राजनीति से ज्यादा सरोकार रखते हैं, तो फिर इस बात की कोई आत्मग्लानि नहीं। और हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, इसलिए हम विपक्ष का भी सम्मान करते हैं। और राजनीति में लोकतंत्र की खूबसूरती या सहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। जनता को हमें कुछ कम सीटें देगी, हम विपक्ष में बैठेंगे, मजबूती के साथ बैठेंगे, और हमें पूरी सीटें देगी तो हम सरकार में रहेंगे, सरोकार में रहेंगे। और सरोकार में तो हम हर हाल में रहेंगे, पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और हम हर जगह अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जहां हम जीतते हैं वहां थंपिंग से जीतते हैं, जहां हारते हैं वहां मामूली चूक से हारते हैं, थोड़ा बहुत का अंतर आ जाता है। पार्टी में ही है ना, अपने नेताओं के बाकी बयान में हम नहीं देख रहे क्या? कल एमसीडी का नतीजा आ रहा था, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने नतीजे के बाद में कहा परिणाम जो भी आए मेयर हमारा होगा। इस आत्मविश्वास, इस भरोसे के साथ भाजपा के नेता बोलते हैं। आप तो इतनी आसानी से ही बोलते रहे हम विपक्ष में बैठ लेंगे, कहां? और हमें उदाहरण के लिए बताया भी क्या? आपने पहले देखा नहीं था चंडीगढ़ में हमारे पार्षद नहीं थे, मेयर हमारा है, ऐसे दिल्ली में भी होगा। हिमाचल के संदर्भ में आप इतनी जल्दी हार मान गए? नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि आम आदमी, आपने जो कहा गिलानी की, मैंने कहा गिलानी नहीं है। हम पक्ष में रहे, विपक्ष में लंबे समय तक विपक्ष में बैठे, इसलिए विपक्ष में रहना, विपक्ष में रहना, हम सरकार में रहे न रहे, सरोकार की राजनीति करते हैं और सरोकार में हमेशा रहेंगे। लेकिन जिस पक्ष कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली की बात कही गई है, कहीं 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 का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं और जिस ढंग से पार्षद और जिस ढंग से उनके नेता और कार्यकर्ता है, कोई तपे तपाए तपोनिष्ठ कार्यकर्ता है नहीं। आप देख लेंगे कोई पोल पर चढ़ जाता है कि हमसे 3 करोड़ रुपए में मेरी सीट बिक गई। कोई वो गाना था ना कि मुझे 9 लाख खा मंगा दे रहे, कोई कहता है कि 90 लाख दिला दे रहे हो, मेरे त्रिपाठी गाना गा रहे हैं। तो कोई कहता है कि भाई 80 लाख में मेरी सीट बिक रही है। तो जहां इस तरह की खरीद बिक्री की दुकान खुली हुई हो, ऐसी खरीद बिक्री की खुली दुकान आप किसी और राजनीतिक पार्टी में तो आपने नहीं देखी होगी, मैंने तो नहीं सुनी है। आप पत्रकारिता में शायद आपको ज्यादा लंबा अनुभव है। तो आप इस तरह की वर्तमान सिचुएशन में जिस ढंग से आम आदमी पार्टी में खरीद बिक्री करके लोग आए हैं, शायद उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कोई बात कही होगी कि जो जिसके लिए राजनीति ही धंधा बन गया, उसके लिए उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप सुचिता की? और आपसे उम्मीद कर सकते हैं, हम तमाम स्तर पे जनादेश देखते हैं कि कुछ और आया होता है और सफलता आपके हिस्से में आती है। आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं 134 सीटें भले ही आ गई हो एमसीडी में, आम आदमी पार्टी की मेयर हमारा ही बनेगा। ये शुचिता के किस दायरे में आता है, किस परिभाषा में आता है? थोड़ा धनंजय जी हमें भी समझाइए ना इस पाठशाला में। बिल्कुल शुचिता के दायरे में ही आता है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़े कार्यकर्ताओं की फौज है। बहुत लोग को एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं हम लोग, वो अपने टिकट के लिए दूसरे जगह चले जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसका बनेगा नहीं बनेगा। उन्होंने किस कंटेक्स्ट में बात कही मैं उसको नहीं जानता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरह खरीद बिक्री का मैं तो दूसरे किसी अन्य दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस की भी बात नहीं कर रहा हूँ, वहां भी कोई ऐसा सुनने को अभी तक नहीं मिला। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी में जिस ढंग के उछल कूद हुई है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं।
हमारे अध्यक्ष ने, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा है, इसकी तफसील से जानकारी वही दे पाएंगे। अरे वैसे मैं इस बीच में आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूँ अपने दर्शकों से। चुनाव आयोग ने अभी जो हिमाचल के संदर्भ में रुझान बताया, खासतौर पर विजय शंकर जी आपका ध्यान चाहूंगा, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस 40 सीटों पर अब आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है। 3 सीटें अन्य के हिस्से में जाती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस अब स्पष्ट जनादेश हिमाचल प्रदेश में प्राप्त करते हुए दिख रही है। क्या इस जनादेश के बाद भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में सरकार बना सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी की उस कुशलता को लेकर, क्षमता को लेकर आप कोई उम्मीद रखते हैं गिरिजा शंकर जी, या आपने उम्मीद छोड़ दी भाजपा को लेकर? मेरे ख्याल से जो सीटों का अंतर इतना अधिक है जी, यदि 25 सीट बीजेपी के पास है और 10 सीट की सरकार बनाने के लिए, तो छोटे से राज्य में ये संख्या बहुत बड़ी है जी। और मुझे लगता है कि शायद ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन असंभव को संभव करना भी राजनेताओं को आता है, तो वो चाहे जिस स्तर पर जा सकते हैं। लेकिन जो असंतोष बीजेपी के अंदर चुनाव के दौरान देखा गया और जिस तरह से बगावत करके उनकी पार्टी के लोग चुनाव में खड़े हुए और जहां पर प्रधानमंत्री खुद को ये रिक्वेस्ट करना पड़ा कि भाई आप, अभी रुझान आए हैं, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। सर आप भी कई जगह गए थे गुजरात में, कैसे रहा था पूरा माहौल? क्या ये हमने तब भी कहा था कि जनता का एक तरफा प्यार और विश्वास मोदी जी के प्रति था, जो सड़कों पे दिखाई देता था, लोगों के चेहरों से प्रकट होता था। बोलते समय जो भाव लोगों के देखते थे, उस भाव से भी यही प्रकट होता था कि लोग भारतीय जनता पार्टी के, विशेषकर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ। धन्यवाद। मंत्री से जो प्रतिक्रिया दे रहे थे, गुजरात में काफी समय शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रचार किया था, उनका बातचीत का आशय सीधे तौर पर यह है, कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी में भरोसा था, नरेंद्र मोदी की मेहनत थी, नरेंद्र मोदी के लिए मिला वोट है, नरेंद्र मोदी के कारण ही इतनी प्रचंड बहुमत की स्थिति हमें प्राप्त हुई है। इस नतीजे के साथ है संजीव नसीर जी मेरे साथ में है। मोदी जी का जादू सर चढ़कर बोलता है, ऐसा भाजपा का बच्चा बच्चा बोलता है। क्या कहते हैं संजीव जी? संजीव जी आपने शायद अपना बटन म्यूट कर दिया, उसे अनम्यूट कर देंगे कृपया। जी जी जी। आपने गिरीश साहब के आने से पहले मेरे से पूछा था कि भाजपा ने आप लोगों को बधाई दी कि नहीं दी जी। तो मैं मानता हूं भाजपा तो सदमे में है और भाजपा एक तैयारी में है। कल जैसे जैसे हमारी सीटें बढ़ रही थी दिल्ली में, भाजपा की मीटिंगें चल रही थी सीनियर लीडर्स की कि किसी तरीके से भी आम आदमी पार्टी का मेयर ना बने, मेयर हमारा बने, आंकड़े किसी के भी पक्ष में हो। ये हिमाचल में भी वो कोशिश कर सकते हैं क्योंकि उसके ये पीएचडी कर चुके हैं। इनके बहुत सारे नेता सिर्फ एक ही काम करते हैं कि डेमोक्रेसी में इनका फेथ, नंबर्स आए ना आए, सत्ता में ये रहने चाहिए, सत्ता बाई हुक और बाई क्रुक इनके पास रहनी चाहिए। ऐसा माहौल पूरे देश में बना दिया है और कांग्रेस उसके लिए इसलिए जिम्मेवार है कि कांग्रेस वाकई, आपने कहा ठीक कहा, सामाजिक संगठन बनता जा रहा है। वो राजनीति में राजनीतिक डिसीजन नहीं लेते हैं, वो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे देश जोड़ने के साथ साथ आपके इतने बड़े प्रदेश में जिसमें इतने लंबे टाइम आप सत्ता में रहे हो, वहां चुनाव आपने छोड़ दिया। चुनाव छोड़ने के बाद आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, देश के अंदर जो माहौल खराब हो रहा है उस माहौल खराब करने के लिए भी कांग्रेस जिम्मेवार है और देश में विरोधी दल की जिम्मेवार है और देश में विरोधी दल की जिम्मेवारी बनती है। विरोधी दल के नेताओं का एक फर्ज। मैं रुकने जाऊंगा संजीव, हम सीधे रुक कर रहे हैं भानु प्रतापपुर की ओर, जहां पे कवासी लखमा छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, वो कुछ बात बोल रहे हैं।
तो ठीक टैक्सी लेंगे। हेलो जी कवासी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, जी कवासी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं महाराज? जी कवासी जी, ये क्या कर दिया आपने सुन पा भाजपा रहे के हैं? साथ? ये बस्तर का जनता है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी दरी बिछाओ, कांग्रेस पार्टी झंडी बांधता हूँ, दरी बिछाता हूँ, जिंदाबाद नारा लगाता हूँ। ये बान प्रतापपुर का जनता ने बृजमोहन अग्रवाल को टींगा दिखा दिया। कवासी, जो काम छत्तीसगढ़ में आप कर पाते हैं, बाकी देश में क्यों नहीं कर पाते? इस पर थोड़ा रोशनी दीजिए ना। मैं कुछ नहीं करता भैया, मैं दरी बिछाता हूँ, झंडी बांधता हूँ। ये जो काम जनता करती है, मैं सबसे पहले तो बान प्रतापपुर के कार्यकर्ता को, कांकेर जिला का नेता को बधाई और मुख्यमंत्री को बधाई, भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल का काम हर आदिवासी के दिल में घुस गया है। जो 2600 रुपया दान करी थी, भूमिहीन किसान और तेंदुपत्ता 4000 और गोबर खरीदी, सीरा गुंडिया, जो मदद करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है उनका। इसलिए 5 उपचुनाव हुआ है और 500 उपचुनाव में यहाँ का जनता भूपेश बघेल का काम को वोट लगाया है। कवासी जी, अगर आदिवासियों के मन में कांग्रेस को लेकर इतना रुझान है, इतना सम्मान है, तो ये सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को इतने वोट क्यों मिल रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि ये कांग्रेस के प्रति नाराजगी का वोट है जो सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को मिला है? आदिवासी समाज को मैं अभी भी बधाई देता हूँ, क्योंकि अकबर खुर्रम उसी क्षेत्र का रहने वाला है और पुलिस नौकरी लंबा समय से किया है। उनके रिश्तेदार, उनके सगा संबंध, उनके भाई, उनके समधी और उनके साने वाले इनको मदद किए हैं। लेकिन कोई भी आदमी अगर अकबर खुर्रम के अलावा दूसरा भी लड़ेगा, इतना मदद होता है। तो इसलिए हमको ये डर था अकबर खुर्रम बहुत ऊपर जाएगा, कांग्रेस पार्टी 5-6 हजार में जीतेगा। लेकिन जहां बान प्रतापपुर में, दुरुप कुंदल में जो आदिवासी, शुद्ध आदिवासी वोट है, पिछले समय मनोज मंडावी को 5000 के आसपास मिला था, इस समय 6677 वोट मिला है दुरुप कुंदल छोटा सा ब्लॉक में। इसमें आदिवासी कहीं पर कांग्रेस से नाराज नहीं है। अभी तक जो मत मिला है तो कोई भी कांग्रेस से नाराज नहीं है। कवासी लखमा जी बड़े ही प्रसन्न है, वो इसके चुनाव के प्रभारी थे। कवासी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक प्रकार से निर्णायक रुझान आ चुका है। 15000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, सावित्री मंडावी जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में कवासी लखमा जी, लेकिन हमारी बातचीत संजीव नसीर जी से चल रही थी। संजीव नसीर जी, एक बात और आपसे समझना चाहता हूं, फिर गिरिजा शंकर जी के पास रुक करूंगा। ये हिमाचल प्रदेश में क्या हो गया आपके साथ? पंजाब से लगा हुआ प्रदेश था, पंजाब में कमाल की सरकार चल रही, ऐसा पूरे देश के अखबारों के माध्यम से आप बताने की कोशिश करते हैं, और हिमाचल में पानी तक नहीं मांगा आपने, एक सीट पर भी आगे नहीं है। क्या किया ऐसा 6 महीने में कि हिमाचल की जनता ने आपसे इस कदर दूरी बना ली कि भूले से भी सबको वोट दे दें पर आपको वोट ना दे दें? थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना। हमें क्या कर दिया भगवंत मान और पंजाब की सरकार ने? हमें तो लगा था झोली भर भर के आपके पास वोट आएंगे, इससे ज्यादा वोट तो नोटा को मिलते दिख रहे। हिमांशु जी, हमारी पार्टी जैसे मैंने बताया बिल्कुल सबसे छोटी पार्टी है, नई नवेली पार्टी है। इस पार्टी का संगठन अभी पूरे देश में फैलता जा रहा है। हिमाचल की जनता ने हमारे को जितना भी आशीर्वाद दिया, मैं उसका आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहां संगठन के लिए जिस तरीके की हमारी रणनीति शुरुआत में बनी थी, वो कुछ बीच में डिस्टर्ब हुई और गुजरात पे हम लोगों ने फोकस किया। इसलिए आने वाला फ्यूचर जो है वो अरविंद केजरीवाल जी का है। देश में विरोधी दल की भूमिका अगर भाजपा के सामने कोई निभा सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी निभा सकते हैं, और आम जन की अगर कोई बात कर सकता है या करता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। जितना भी आशीर्वाद इन दोनों विधानसभाओं के अंदर गुजरात में और हिमाचल में हम लोगों को मिला है, उसका
हम ऋण नहीं उतार सकते जनता का, और जनता का अरे प्यार। मिला कहां संजीव नसीर जी हिमाचल में? हम तो सवाल इसका कर रहे हैं, और में जितना भी मिला है हम उसका ऋण नहीं उतार सकते हैं। अरे कर्जा दिए ही नहीं, उतारोगे कहां से? हम तो सवाल इस बात को लेकर कर रहे हैं। भाई पंजाब में लोग आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं हुए, आपसे ज्यादा वोट नोटा को मिलते हुए दिख रहे हैं। पंजाब से लगा हुआ प्रदेश है, पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ आपको लाया गया था। क्या किए इन 6 महीनों में? आप तो पूरे देश को बताने चले थे कि पंजाब में ऐसा कमाल कर रहे हैं कि पूरे देश में आप ही आप होंगे, पर आप तो पड़ोस में नहीं रहे। इसको लेकर सवाल है, थोड़ा बताइए ना, कहां गुनाह हो गया, कहां गलती हो गई, कहां अपराध हो गया जिसके चलते हिमाचल की जनता ने कान पकड़ लिए, भाई सबको वोट दे देंगे, आपको नहीं देंगे। नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ। पंजाब की सरकार बहुत सफल तरीके से चल रही है। हर प्रदेश का अपना एक संगठन होता है, हर प्रदेश की अपनी अलग तरह की राजनीति होती है। पड़ोसी राज्य होने का मतलब ये नहीं है कि हिमाचल और हरियाणा का बिल्कुल पॉलिटिकल ज्योग्राफिया बिल्कुल अलग अलग है। पंजाब का अलग है, J&K का अलग है, साइड में उत्तराखंड का अलग है। कहीं ना कहीं हम लोग और आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोगों का भी संगठन उतना मजबूत नहीं था। लोग बाग जनता का प्यार बहुत मिल रहा है और बहुत मिलने जा रहा है। संगठन और मजबूत करेंगे और मजबूती से आगे बढ़ेंगे, और आने वाला भविष्य आम आदमी पार्टी का है, अरविंद केजरीवाल जी का। ये मैं भरोसा बहुत समझदार आदमी है। उन्होंने हिमाचल की हार को जस्टिफाई करते करते हरियाणा की संभावित हार को भी अभी समेट दिया। बोले हिमाचल में हमारा ठीक नहीं है, हरियाणा में ठीक नहीं है, तो आप ज्यादा हमारे पे सवाल मत करो। छोटी पार्टी है, नई पार्टी है। जब गुजरात में तो बता रहे थे हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं, परिणाम नहीं आया। छोटी पार्टी है, संसाधन नहीं है, संगठन नहीं है। हम मान रहे थे कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को रिप्लेस करेंगे। संजीव नसीर जी बता रहे हैं हमसे उम्मीद रखो, पर इतनी ज्यादा भी। गिरिजा शंकर के साथ हैं। संजीव नसीर जी की इस आत्मबोध के लेकर टिप्पणी आप कर रहे थे कि गिरिजा शंकर जी इतना ईमानदार आता है, कहां मिलता है प्रवक्ता के तौर पर? ठीक है, संजीव जी जो कह रहे हैं वो सही है। मुझे ऐसा लगता है कि रणनीति आपका जो फैसला है बहुत ही महत्व। आप देखिए कि गुजरात को जो कांग्रेस का तर्क था, हमारी रणनीति हम बहुत जाएंगे और प्रोफाइल में प्रचार करेंगे, वो रणनीति क्या आई वो देख। जब लगता है कि आपने देख लिया हिमाचल और गुजरात दोनों में से को कहां देखा, पहले फोकस अलय में हिमाचल में देखा कि बहुत मजबूती के साथ अपना बोरिया डालकर अपने आप को गुजरात से खड़ा कर दिया। गुजरात में उनको लगा कि अब कांग्रेस का विकल्प गुंजाइश या कम से कम 10-15% पाने की गुंजाइश बहुत है। ये रणनीति को मैं समझता हूं कि अच्छा निर्णय है कि उन्होंने दोनों स्टेट पर फोकस करने के बजाय हिमाचल को छोड़कर गुजरात को किया, और उसका उनको लाभ मिल रहा है। उसका लाभ धनंजय जी आपके पास आना चाहता हूँ। हालांकि सवाल भूपेंद्र जी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस मुक्त भारत बड़ा सपना था है भाजपा का, खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी का। पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ने सपने को तोड़ दिया था। अब लग रहा है हिमाचल तोड़ देगा। इसका कितना दुख है आपको कि सपने के करीब पहुंचते हैं, साकार होने के करीब पहुंचते हैं, बीच में कोई ना कोई ऐसा अड़ंगा अड़ा देता है। अब और कुछ नहीं तो हिमाचल की जनता अड़ंगा लड़ाते हुए दिख रही है। क्या कहते हैं इस पर? हिमाचल की जनता से कितना नाराज है आप? हमारा सपना ही पूरा नहीं होने दे रही। मुक्त भारत की जो बात है वो एक आइडियोलॉजिकल बात है। करप्शन मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जहां पक्ष में गुजरात फंसा हुआ था, जहां खाम में गुजरात फंसा हुआ था, उसको पक्ष से खाम से निकालकर काम में लगाने का काम जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, विकास का जो कार्य किया है। हमारी कोई हम भाई लंबे समय तक विपक्ष में रहे, इसलिए असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है, और विपक्ष का भी हम सम्मान करते हैं। जो बात वो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, वो करप्शन मुक्त भारत की बात कर रहे थे। और आप देख लीजिए कांग्रेस की स्थिति जिस तरह से है, अभी कल दिल्ली के एमसीडी चुनाव हुए, उसमें क्या स्थिति है, आज गुजरात चुनाव में क्या स्थिति है। हिमाचल की जहां तक बात है, वो कहते हैं ना कि भाई पहाड़ अपनी रिवायत नहीं बदलता है, अपनी रिवायत जल्दी पहाड़ी लोग नहीं बदलते हैं। तो वहां बदलने का एक ट्रेंड रहा है, तो शायद कुछ बदले वहां, और इसी बहाने कांग्रेस को शायद एक राज्य की सत्ता मिले, कांग्रेस अच्छे से काम करे। भाई जो भी लोग हैं राज्य की, राष्ट्र के उन्नयन में उन्नति के लिए कार्य करें, उसमें क्या बुराई है, क्या दिक्कत है? आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर कैसे लेते हैं?
अभी लोग मोरवी को भूले नहीं है। घड़ी बनाने वाली कंपनी पुल को संदर्भ में मेंटेनेंस कर रही थी, 150 लोगों की मौत की जिम्मेदार वहां का भ्रष्टाचार है। इसके बाद में आप यहाँ पे बता रहे हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त के संदर्भ में बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त से आगे ही है। ये हमारे साथ में संजीव नसीर जी वो बता रहे थे, कल केजरीवाल जी भी बहुत गर्व के साथ बता रहे थे कि जो दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था वो भ्रष्टाचार का कॉर्पोरेशन था, हमने उससे मुक्त कर दिया। ये सब आप एक दूसरे के भ्रष्टाचार को देखते हैं, खुद अपने पे भी दृष्टि डालते हैं, नहीं डालते? आप मोरबी के हुए रिजल्ट को भी देख लीजिए। मोरबी की घटना एक एडमिनिस्ट्रेटिव भूल थी और जिसकी जांच चल रही है, और उस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इस बात के लिए आप एकदम इत्मीनान रखिए। और जहां तक बात है दिल्ली की, दिल्ली में हम लोगों ने, मैं माफी के साथ धनंजय जी, बहुत माफी के साथ आपको बीच में रोकूंगा। आपने कहा जांच चल रही है, दोषी बख्शा नहीं जाएगा। धनंजय गिरि जी जैसा सुधी प्रवक्ता हमारे साथ है, एक ईमानदार बात करने वाला व्यक्ति हमारे साथ है, जानना चाहते हैं मोरवी के पुल मामले में आपको लगता है भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ईमानदारी से काम हुआ था, एक हादसा था, घटित हो गया। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, वो प्रशासनिक चूक है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जब कोई दुर्घटना हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, उस कारण की तथ्य तक जांच जाएगी और जिसको भी दोषी पाया जाएगा उसको दंडित किया जाएगा। इसके लिए आप इत्मीनान रखें। अरे इत्मीनान आप इस बात पर रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं कि जिन लोगों को आप अराजक बताते थे सीधे तौर पर, मतलब आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी आपके सबसे मजबूत गढ़ में इतने वोट पा रही है कि एक क्षेत्रीय दल से आज राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने जा रही है। इसके संदर्भ में धनंजय जी क्या कहेंगे? ये अराजक लोग राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त करने जा रहे हैं, क्या कहते हैं आप इसको लेकर? कितने चिंतित हैं आप देश के भविष्य को लेकर? चिंता सबको होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए, हमको भी होनी चाहिए, इस देश के आम जनमन को भी होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस की भी एक अपनी आइडियोलॉजी है, वामपंथियों की भी अपनी एक आइडियोलॉजी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये चाइना वार के समय लोग चाइना के साथ एंटी नेशनल है, बावजूद उनकी आइडियोलॉजी है। लेकिन आम आदमी पार्टी की आप बात करें तो कोई आइडियोलॉजी नहीं, ये पानी की तरह है, जनता को रेवड़िया बांट करके डायबिटीज और शुगर फैला रहे हैं। भाई आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिल्ली एक माइग्रेटेड पॉपुलेशन की जगह है, जहाँ हर जगह से लोग माइग्रेट करके आए हैं। इसको ये लोग रेवड़िया बांट करके बिजली पानी ये फ्री वो फ्री, लेकिन आज आप खुद बताइए कि जनता को आप फ्री कहाँ से देंगे? आपकी पार्टी तो कुछ फ्री व्री नहीं देती है ना। ये तो किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में हर 4 महीने में वो 2000 रुपए आते हैं, वो फ्री के दायरे में नहीं आते ना। मतलब इस तरीके का कोई काम भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं करती है। इस तरीके का फ्री व्री का खेल आपका नहीं है। जो कुछ भी करना धरना इस टाइप का, ये केवल संजीव नसीर जी की पार्टी है, देश को बर्बाद करने में लगी है। ऐसा ही है ना, आप कुछ भी नहीं करते ऐसा। अगर आप कुछ बात पूछ रहे हैं तो उसको सुनने का भी तो सब्र रखिए। अरे हाँ बिल्कुल, का भी मत मादा रखिए। लेट मी कंप्लीट जी। तो आम आदमी पार्टी के जिस तरह के शुरू से जहां से उन लोगों ने शुरू किया था सफर, आज तक किस बात पे टिके आप मुझे बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, उन्होंने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस सपोर्ट नहीं लूंगा। पिछला हिस्सा देखिएगा ना कि पीछे किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब तमाम झूठ प्रपंच छल इसी के बेसिस पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। और झूठ छल प्रपंच, पहले पिछली बार जब दिल्ली में प्रदूषण का कहरा हुआ तो 3 साल से कह रहे थे, 4 साल से कि भाई पंजाब की सरकार है वहां से आता है। पंजाब से जब खत्म हो अपनी सरकार आ गई तो साइंसदा हो गए कि भाई जो सांस आप यहाँ ले रहे हैं वही बिहार में ले रहे हो, बंगाल में ले रहे हो, उड़ीसा में ले रहे हो, जापान में ले रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति से जो गोल पोस्ट बदल के राजनीति करते हैं, तो स्केपिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे धूर्त प्रपंच छली लोगों से आप किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? दूसरा, जो आप किसानों की बात करते हैं, किसानों को स्ट्रेंथनिंग करना इस देश की पहली जरूरत है। और जो कोरोना के समय में जो लोग, अगर इस देश में सही पेट की भूख क्या नहीं कराती है, अगर 80 करोड़ लोगों तक अनाज नहीं पहुंचा होता तो देश में क्या हुआ होता कि आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बताने की जरूरत हो गया। कोई बात अधूरी तो नहीं रहेगी? आपके बाद में मलाल रहेगी, तर्क रह गया मेरा जो मैं बोल नहीं पाया। आप अपनी बात जो कहे थे उसके पूरा मैं जवाब अपनी पूरी तो कर लूं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी धूर्त छल प्रपंची टाइप के लोग आपके होते हुए राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा हासिल कर रहे हैं, इसको लेकर तो कुछ कहिए ना, क्या हो गया ये देश का? आपके जैसे लोग के होते हुए कैसे कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है।
हाँ, वही तो मैं जिस पूछा आपसे। जिस तरह से लोकतंत्र के छोटे प्रहरी तो आप भी है, दायित्व आपका ही बनता है। हमने तो इनको कभी धूर्त प्रपंची या छली नहीं बताया, आपने बताया। और आपसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है, ये भी आपने हमें हमेशा बताया। आपके होते हुए देश की जनता ऐसे लोगों को इतने वोट दे रही है, तो वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा आज हासिल करने जा रहे हैं। इसको लेकर संजय गिरी जी क्या कहना चाहते देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की अपनी खूबसूरती है। जो हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो काम पाएंगे वो जनता देखेगी, और एक दिन जब इनकी राजनीति, जब इनके झूठ का ढोल फटेगा, तो वही जनता इनसे सवाल जवाब करेगी। जिस तरह से कांग्रेस का भी बहुत विशेष दल हुआ करता था, अब शेष हो गया, अब उसके अवशेष गुजरात से समेट रहे हैं। उसी तरह से आम आदमी पार्टी के झूठ का पिटारा जब फटेगा, झूठ का पोल जब खुलेगा, हरियाणा में चुनाव हुए थे, आपको अगर याद हो गए तो, जहां से अरविंद केजरीवाल जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी स्वयं जहां से आते हैं, वहां अपनी जमानत नहीं बचा पाए। जो अपने गृह प्रदेश में अपनी जमानत नहीं बचा पाए, यानी कि घर के लोग व्यक्ति को ज्यादा अच्छा से समझते हैं कि वो किस लायक है और उसको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए। हैं? आपको पता है ना संजय गिरी जी, कल जो दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए हैं, जहां पर आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता पिछले 8 साल से रहते हैं, उस दिल्ली के नगर निगम चुनाव में 10 सीटें ऐसी रही जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। क्या कहते हैं इस पर? देखिए, तमाम बड़े बड़े नेता अगर हमारी पार्टी में हैं, तो हम इसका क्या करें? उन्हें मना कर दें कि हमारी पार्टी में न रहें। तमाम बड़े बड़े नेता अगर हम हमारी जनता के बीच में, हम 2 से शुरू करके इतना लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और तमाम बड़े भाई, प्रधानमंत्री हमारा, राष्ट्रपति हमारा, मुख्यमंत्री सारे हमारे, केंद्रीय मंत्री हमारे, कैबिनेट मंत्री, तो इसमें हमारा क्या कसूर है, ये हम जानना चाहते हैं। कि तमाम बड़े बड़े नेता हमारे, आपने बताया ना कि केजरीवाल अपने हरियाणा जो का गृह प्रदेश है, वहां पर जमानत नहीं बचा पाए अपने प्रत्याशी की। तो मैंने केवल जानना चाहा कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसका दिल्ली गढ़ रहा है, उस दिल्ली में 10 वार्ड ऐसे रहे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। इसको क्या समझना चाहिए, क्या मानना चाहिए? तो आपने समझने की कोशिश की थी, उसी समय तो आगे बता दीजिएगा। बहरहाल मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और भूपेंद्र जी के पास आना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा ले रही है, कांग्रेस जहां जहां से बढ़ रही है, वहां वहां आप विस्तार ले रही है। आपका ये नया विस्तार भाजपा के साथ साथ अब आपको भी किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये जानने में दिलचस्पी। देखिए, ये चिंताजनक है, इसकी हम निरंतर समीक्षा करेंगे। अवसर लोकतंत्र सभी को देता है, इन्हें भी अवसर दे रहा है। तभी हमारे भाजपा के मित्र बात कर रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत की, और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वो कह रहे थे कि अब हम आप लोग अवशेष बटोर रहे हैं। इन्हें शायद मालूम नहीं है, ये भाजपा में कब से मुझे नहीं मालूम, या जनसंघ से इनका क्या जुड़ाव रहा है, या भारत का ये क्या इतिहास जानते, मुझे जानकारी नहीं है। ये नारा तो जिन्ना का था, जिन्ना ने जो डे ऑफ डिलीवरेंस ऑब्जर्व किया था, ये इतिहास पढ़े जरा। ये जिन्ना के सपनों को पूरा कर रहे हैं भारत में। कांग्रेस मुक्त भारत ये जिन्ना का सपना था, उसने डे ऑफ डिलीवरेंस को ऑब्जर्व किया, मनाया था, उसमें ये लोग शामिल थे। ये जरा उसकी चर्चा करें, उसमें जाएं। जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने वाले लोग आज भारत में जिन्ना के सपने की चर्चा इतने साहस और गौरव के साथ करते हैं। लोकतंत्र को जो है नष्ट करने की बात इतने गौरव के साथ करते हैं कि कोई भी जीते मेयर तो हमारा आएगा, मोदी है तो मुमकिन है से आगे निकल गए हैं कि आएगा तो मोदी ही। ये खूबसूरती समझते हैं इसको। अगर ये खूबसूरती है, हिंदुस्तान की जनता तय करे। कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे उसको अपना सर नीचे झुकाना पड़े। चुनाव के परिणाम कुछ भी हो, कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। बहरहाल समय हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक से पहले मैं ताजा रुझान और ताजा परिणाम अपने दर्शकों से साझा करना चाहता हूं। गुजरात के संदर्भ में 182 सीटें, 182 सीटों में जो नतीजे अभी तक आ गए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीत चुकी है, 105 सीटों पर आगे चल रही है। अर्थात 182 में से 153 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। नया रिकॉर्ड होगा गुजरात के इतिहास में। कांग्रेस पार्टी जिसने पिछली बार 77 सीटें जीती थी, अभी तक मात्र 4 सीटें जीत सकी है। 15 सीटें ऐसी हैं जिसपे अभी कांग्रेस आगे चल रही है। अगर ये आंकड़ा बना रहा तो भी कांग्रेस के हिस्से में
मात्र 19 सीटें आएंगी। भूपेंद्र जी के लिए चिंता का विषय होना ही चाहिए, क्योंकि वह पिछली बार के मुकाबले 58 सीटें खो रहे हैं। संजीव नसीर जी जो हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी आम आदमी पार्टी का खाता खुल चुका है गुजरात में। बधाई हो संजीव जी। 2 सीटें अभी तक संजीव नसीर जी की पार्टी जीत चुकी है। 5 सीटें ऐसी हैं जिन पे आगे चल रहे हैं। 7 सीटें जीतने में आप सफल रहेगी। अन्य के हिस्से में कुल मिलाकर अभी 1 जीत चुका है, 2 आगे चल रहे हैं, 3 सीटें कुल अन्य के हिस्से में जा रही हैं। ये स्थिति है हमारे पास में गुजरात को लेकर। जहां तक हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल में अभी भी कश्मकश है, लेकिन लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए है, वहीं कांग्रेस पार्टी 39 सीटों पर आगे चल रही है। ये रुझान अगर अंतिम परिणाम के रूप में तब्दील होता है तो तय बात है कि कांग्रेस आज की तारीख में तो हिमाचल में सरकार बना रही है। अब आगे क्या हो इसके संदर्भ में धनंजय गिरि जी की पार्टी के करिश्मे के संदर्भ में हमें इंतजार रहेगा। कांग्रेस बहुत चिंतित है। भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी सब भागते हुए शिमला पहुंच रहे हैं। इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि धनंजय गिरि जी की कुशलता पर उन्हें बहुत ज्यादा यकीन है। 26 सीटों के अलावा 3 अन्य अर्थात निर्दलीय प्रत्याशी जो आगे चल रहे हैं वो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हुए हैं। तो अगर भाजपा चाहे तो 29 भी अपने आप को गिन सकती है। गिरिजा शंकर जी, तो जो आप 35 और 26 के बीच के जो अंतर को देख रहे हैं, तो वो अंतर जो है 29 और 35 का रह जाता है। भाजपा के लिए थोड़ी मंजिल नजदीक में ऐसे अंतर को पाट चुकी है। उत्तराखंड में ये प्रयोग हो चुका है और शायद है कि बीजेपी ये प्रयोग को हिमाचल में भी दोहरा दे। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यदि इस तरह का प्रयोग बीजेपी हिमाचल में दोहराती है तो और कांग्रेस की आशंका को मैं खारिज नहीं करता। तो कुल मिलाकर धनंजय जी, आप देखिए हम सबका आपको लेकर बड़ी उम्मीद और भरोसा है। उम्मीद है कि आप हमारे भरोसे को आगे भी कायम रखें। धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी धनंजय जी। ये कांग्रेस के हमारे माननीय प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। लोकतंत्र को खत्म करने का काम किसने किया है? तो कांग्रेस ने किया है। इस देश में इमरजेंसी जैसे काले दाग लगाने वाली कांग्रेस आज बैठ करके डेमोक्रेसी की दुहाई दे रही है। इससे बड़ी आश्चर्य और हास्यास्पद बात क्या शायद दूसरी ना हो सके। दूसरी बात ये कहना है धनंजय गिरि जी का, लेकिन बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि आज बातचीत वोटिंग से पहले नहीं हो रही है, आज बात काउंटिंग में हो रही है। इसलिए अभी जो हो रहा है, आगे जो हो सकता है, हम उसी पर बात करते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। गुजरात भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ, हिमाचल में कांग्रेस बढ़त के साथ और उपचुनावों में विपक्ष बढ़त के साथ, ये ताजा तरीन स्थिति है।